हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग यूरोप अध्याय 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूरोप में सबसे पहले जो है नॉर्वे से डिस्कशन को आज स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले नॉर्वे के बारे में अगर बात करें तो नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। यह स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। नॉर्वे का कुल एरिया जो है 3,85,207 वर्ग किलोमीटर है। और देखिए, नॉर्वे के आसपास के एरिया के बारे में अगर बात करें तो इसके पश्चिम में नॉर्वेजियन सागर, पूर्व में स्वीडन और उत्तर में रूसी फेडरेशन स्थित है। दक्षिण में अगर बात करें तो एस्के गराग जल संधि इसे डेनमार्क से पृथक करती है, जबकि उत्तरी सागर इसे ब्रिटेन से जो है अलग करता है। अटलांटिक महासागर की ओर इसकी जो है 21,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा अत्यधिक दंतुरित यानी फ्योर्ड तटों से निर्मित है। इस देश की राजधानी ओस्लो फ्योर्ड शीर्ष पर स्थित है। तो नॉर्वे की जो राजधानी है कहां पर है? ओस्लो में है। ओस्लो इसकी राजधानी है, कैपिटल है। फ्योर्ड शीर्ष पर यह स्थित है ओस्लो। यहां स्थित सांगने फ्योर्ड विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। सांगने फ्योर्ड विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है और ये कहां पर है? नॉर्वे में। नॉर्वे का लगभग 70% भाग बंजर है, 21% भाग पर जंगल और 3% भाग कृषि योग्य है। यानी 3% भाग पर जो है, यानी इसके कुल जो लैंड है इसमें 3% पर कृषि कार्य किया जाता है और 2% भाग पर चारागाह है। यहां केवल उपजाऊ मिट्टियों में ही जो है कृषि होती है। नॉर्वे में खनन व्यवसाय उन्नत है। उत्तरी सागर में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार स्थित हैं। नॉर्वे अगर बात करें तो यूरोप का अग्रणी तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। इसके बाद है आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में अगर बात करें तो आइसलैंड 103,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का द्वितीय विशालतम द्वीप है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक वृत्त के ठीक दक्षिण में अवस्थित है। 14वीं शताब्दी से डेनमार्क के नियंत्रण में यह रहा और 1944 में जो आइसलैंड है वो स्वतंत्र हो गया। याद रखिएगा, आइसलैंड की रचना लगभग 150 से 200 ज्वालामुखी से हुई है, जिनमें से 30 ज्वालामुखी 9वीं शताब्दी से आज तक एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। 1963 में अपतटीय जो द्वीप हैं, याद रखिएगा, अपतटीय द्वीप सुरतसी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। इसका आंतरिक भाग हिमनदों से ढका हुआ है, बर्फों से ढका हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वालना हिमनद यहां का विशालतम हिमनद है, ग्लेशियर है। ठीक है। भौतिक और जलवायुवीय कारणों से अधिकांश भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कृषि कार्यों के लिए सही नहीं है। अधिकांश फसलें हरित गृह यानी कांच घरों में जो है उगाई जाती है। यहाँ पे जो कृषि की जाती है कांच घरों में की जाती है, हरित गृहों में की जाती है। चारा फसलें आलू और सलजम यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कृषि की जाती है हरित गृह में क्यों की जाती है? क्योंकि मौसम अनुकूल करने के लिए कांच के घरों में कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जो भौतिक या जो जलवायुवीय कारण है, ये कृषि के लिए सही नहीं है। इसीलिए हरित गृहों में कृषि कार्य किए जाते हैं, ताकि हरित गृह के अंदर के जो इन्वायरमेंट है कृषि योग्य बनाया जा सके। यहाँ के अधिकांश उद्योग, याद रखिएगा, रेगजाविक, ठीक है, रेगजाविक में केंद्रित है। मत्स्य उत्पादन और मत्स्य प्रसंस्करण, जो मछलियां हैं जैसे कॉड है, कैप्लिन है, हैरिंग है। इसके बाद धातु उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मुद्रण, उर्वरक और सीमेंट यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। बाल्टिक देश के संदर्भ में अगर बात करें तो बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया सम्मिलित होते हैं। तो एस्टोनिया के बारे में अगर बात करें तो एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है, जो पश्चिम तथा उत्तर में रूसी संघ से तथा दक्षिण में लाटविया से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके धरातल पर हिमानीकृत स्थलाकृतियां मिलती हैं, जो अनेक झीलों और नदियों से युक्त हैं। देश के लगभग 35% क्षेत्र पर सघन वन मिलते हैं, वन पाए जाते हैं। आयल, सेल, पीट, फास्फोराइट प्रमुख खनिज संसाधन है। कहाँ की? एस्टोनिया की।
कृषि और पशुपालन यहाँ की प्रमुख व्यवसाय है। खाद्यान्न जैसे गेहूं, जौ, जई, चुकंदर, आलू, सब्जियां, डेयरी उत्पाद प्रमुख कृषिगत पदार्थ हैं। उद्योग में जलयान निर्माण, फर्नीचर, कागज, लुगदी, वस्त्र, कृषि मशीनरी, विद्युत मोटर आदि प्रमुख हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए तालिन देश की राजधानी और ये बृहद नगर भी है। इसके बाद है लाटविया। लाटविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। लाटविया जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक कंट्री है जो पश्चिम में बाल्टिक सागर, उत्तर एवं पूर्व में रूस और दक्षिण पूर्व में बेलारूस तथा दक्षिण पश्चिम में लिथुआनिया से घिरा हुआ है। लोकेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 63.7 हजार वर्ग किलोमीटर है। 1991 में यह सोवियत संघ के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र देश बना तथा 1 मई 2004 को यह यूरोपीय संघ का सदस्य बना। याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो कृषि तथा पशुपालन यानी जो मवेशी पालन होता है, लाटविया के ये प्रमुख व्यवसाय हैं। जई, जौ, राई, आलू, फ्लैक्स, चुकंदर, मांस, दूध और अंडे प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। यहाँ डेयरी फार्मिंग उन्नत है। पीट, जिप्सम यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधन है। देखिए अगर बात करें तो यहाँ लुथेरियन रूसी ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित है। रीगा देश की राजधानी है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा लात्स है। क्या है? लात्स। लिथुआनिया के बारे में अगर बात करें तो लिथुआनिया बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, जो उत्तर में लाटविया से, पूर्व में बेलारूस से और दक्षिण पश्चिम में पोलैंड एवं रूसी एनक्लेव कॉलिनिनग्राद से घिरा हुआ है। इसका कुल एरिया 65,300 वर्ग किलोमीटर है। लिथुआनिया प्रथम सोवियत गणराज्य था जिसने बहुदलीय व्यवस्था जो है अपनाया। यह वर्ष 1991 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। इसकी राजधानी याद रखिएगा विल्नियस या विल्ना है। लिथुआनिया का धरातल हिम नदियों के द्वारा निर्मित है, यानी यहाँ पे ग्लेशियर काफी ज्यादा फैले हुए हैं जो पूर्वी यूरोपीय मैदान का भाग है। यहाँ अनेक झील और छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। नेमन यहाँ की प्रमुख नदी है। इसकी अधिकांश तट रेखा पर रेतीले स्पिट्स पाए जाते हैं जिन्हें कोरलैंड स्पिट के नाम से जाना जाता है। कोरलैंड। देखिए इस तट रेखा के पीछे कोरलैंड लैगून यानी झील निर्मित होती है। और देश का एकमात्र बंदरगाह याद रखिएगा कलेपेड़ा एक ये जो है यहाँ का एकमात्र बंदरगाह है और ऐसा ही लैगून झील पर ये स्थित है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है जिस पर सागर का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वार्षिक वर्षा 56 से 86 सेंटीमीटर होती है। लिथुआनिया में मवेशी पालन अत्यधिक विकसित है। यहाँ मांस और दुग्ध पदार्थों का उत्पादन होता है। यह खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु अल्प मात्रा में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी मिलती है। प्रमुख भूमध्य सागरीय तटीय जो देश हैं कौन कौन से हैं, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है और इटली है। तो इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पुर्तगाल के बारे में अगर बात करें तो पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप के 16% भाग पर लगभग 92,080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 में पुर्तगाल में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1986 में पुर्तगाल यूरोपीय संघ का सदस्य बना। इसके उत्तर एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में स्पेन और दक्षिण में भूमध्य सागर का विस्तार है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल की 4 प्रमुख नदियां हैं। मिन्हो है, दोरू है, टागस और ग्वाडियाना है। ये सभी नदियां स्पेन से निकलती हैं। ग्वाडियाना को छोड़कर सभी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। टागस नदी पुर्तगाल को 2 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटती है। इसके उत्तर में वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण में निम्न मैदान स्थित है। भौतिक दृष्टि से पुर्तगाल के 3 भाग जो है किए जा सकते हैं, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग के बारे में अगर बात करें तो इसके पर्वतीय क्षेत्र में अनेक भ्रंशोत तथा संकरी घाटियां मिलती हैं। इसमें अनेक नदियां भी बहती हैं। मध्यवर्ती मैदान के बारे में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में सादो व ग्वाडियाना नदियां प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भाग में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में स्पेन की सियरा मोरेना पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ वर्ष भर आर्द्रता रहती है। तापमान एवं वर्षा पर समुद्र से ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। पुर्तगाल एक कृषि प्रधान देश है और देश की 48% भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आते हैं। वनो उद्योग पर्याप्त विकसित है।
यानी जो वन से रिलेटेड जो उद्योग हैं यहाँ पर ये विकसित है, अच्छे रूप में विकसित है। यूरो घाटी अंगूर उत्पादन और पोर्ट मदिरा के लिए जो है विख्यात है। पुर्तगाल में पर्याप्त खनिज संसाधन भी उपलब्ध हैं, जिनमें से टंगस्टन और पाइराइट्स प्रमुख है। यहाँ पर थोड़ी मात्रा में कोयला और लौह धातु भी प्राप्त होती हैं, परंतु जल विद्युत काफी विकसित है। स्पेन के बारे में अगर बात करें तो स्पेन यूरोप के मुख्य स्थल पर आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित ये एक देश है, जिसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो 5,04,650 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का ये चौथा सबसे बड़ा कंट्री है। इसके पश्चिम में पुर्तगाल है, उत्तर पूर्व में फ्रांस है, दक्षिण में भूमध्य सागर और उत्तर में बिस्के की खाड़ी जो है स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित बलियारिक द्वीप समूह, अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित केनारी द्वीप समूह और अफ्रीका में मोरक्को के तट पर स्थित सियूता एवं मोलिला भी स्पेन के ही भाग हैं। स्विट्जरलैंड के पश्चात स्पेन यूरोप का सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला देश है। यहाँ के आधे से अधिक क्षेत्र पर मेसेटा पठार का विस्तार है, जो समुद्र तल से औसतन 700 मीटर ऊंचा है। यहाँ चौरस सतह पर अनेक जो है खाड़ी दीवार वाले मेसा स्थित हैं। मेसेटा पठार के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में अल्पाइन पर्वत, दक्षिण में सियरा नेवादा, स्पेन का ये उच्चतम शिखर जो है मुल्हासेन, जिसकी ऊंचाई 3,478 मीटर ऊंचा है। उत्तर में तो याद रखिएगा, मेसेटा पठार के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में अल्पाइन पर्वत, दक्षिण में सियरा नेवादा, ठीक है, और उत्तर में पिरेनीज एवं कैंटेबिरियन पर्वत जो है विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। पर्वतों के उत्तर में एब्रो नदी का मैदान और दक्षिण में याद रखिएगा एंडलूसिया का मैदान स्थित है। भूमध्य सागर तट पर संकरे तटीय मैदानों का भी विस्तार है। मेसेटा पठार पर 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी, यूरो, टागस और ग्वाडियाना, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिर जाती हैं। टागस जो नदी है, टागस स्पेन की सबसे लंबी नदी है, जो मेसेटा पठार को पार करके अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। उत्तर में पिरेनीज पर्वतों से निकलकर विस्तृत मैदानी भागों में बहने वाली एब्रो नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और स्पेन के दक्षिण पश्चिम में याद रखिएगा ग्वादलगिवियर जो रिवर है, नदी है, विस्तृत निम्न भूमि से होकर यह बहती है। थोड़ा नाम एक बार दो बार इसको खुद से जो है देखकर रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेन की जलवायु पर समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी का जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों में सागरीय जलवायु मिलती है, दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु और आंतरिक पठार पर महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। स्पेन में केवल 10% क्षेत्र पर वन आच्छादन मिलता है, वनों का विस्तार है। वर्षा की मात्रा के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में विविधता मिलती है। उत्तरी भाग में मिश्रित चौड़ी पत्ती वाली पर्णपाती वन मिलते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय चौड़ी पत्ती वाले सादापर्णी वनों की प्रधानता है। ये जो सादापर्णी वन है, ओक है, कार्क है, जैतून आदि हैं। स्पेन का लगभग 14% भू क्षेत्र जो है सघन वनों से ढका हुआ है। मेसेटा पठार स्पेन के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। बार्सिलोना, वेलेनेसिया और सेविले अन्य प्रमुख नगर हैं। इटली के बारे में अगर बात करें तो इटली आल्पस पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक एक प्रायद्वीपीय रूप में जो है फैला हुआ है, जिसका कुल एरिया 301,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण में लिगुरियन सागर, पूर्व में एड्रियाटिक सागर और पश्चिम में टाइरेनियन सागर जो है विस्तृत है, फैला हुआ है। देश के उत्तर में फ्रांस और स्विट्जरलैंड स्थित हैं। भूमध्य सागर में स्थित सिसिली, सार्डिनिया, लिपारी, कैप्री और इरिसिया आदि इटली के मतलब कि ये द्वीप जो है इटली के भाग हैं। और वेटिकन सिटी तथा सान मैरिनो जैसे अनेक स्वतंत्र देश इटली में ही स्थित हैं। इटली की भौतिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, इसको 3 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग और द्वीपीय भाग। ठीक है, तो इटली को अगर 3 भागों में अगर बांटेंगे भौतिक संरचना के आधार पे, तो कौन कौन से भाग होंगे? महाद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग और द्वीपीय भाग। महाद्वीपीय इटली के अंतर्गत उत्तर में स्थित त्रिभुजाकार प्रदेश में इटली का उत्तरी मैदान तथा आल्पस पर्वतीय भाग सम्मिलित है। उत्तरी मैदान में पो नदी का जो मैदान है यह सम्मिलित है। आल्पस पर्वत लिगुरियन तट पर सेवोना से लेकर पूर्व में ट्रिएस्टे तक विस्तृत है।
देखिए आल्पस पर्वत श्रेणी में स्थित अगर बात करें तो आल्पस पर्वत श्रेणी में स्थित याद रखिएगा ग्रान ग्रान पेराडिसो माउंट ब्लांक जो है यूरोप की ये सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2935 मीटर है। तो ग्रान पेराडिसो, माउंट ब्लांक, मैटरहॉर्न और मोंटरोसा याद रखिए ये इटली की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ के ये प्रमुख शिखर हैं। मध्यवर्ती आल्प्स पश्चिम में सिम्पसन दर्रे से लेकर पूरब में रेसिया दर्रे तक विस्तृत है जिसमें जो है लिम्पुंटाइन आल्प्स तथा पूरब की ओर बेमिना आल्प्स सम्मिलित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय इटली का विस्तार है। एपिनाइन पर्वत श्रेणी इस क्षेत्र में फैले हुए हैं। यूरोप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी विसुवियस इसी क्षेत्र में नेपल्स के समीप स्थित है, नेपल्स के नजदीक स्थित है। सागरीय इटली के अंतर्गत सार्डिनिया, सिसिली और अन्य छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत सिसिली द्वीप पर और एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर जो है स्थित है। पो नदी इटली की विशालतम नदी है जो अधिकांश उत्तरी मैदान में प्रवाहित होते हुई वेनिस के दक्षिण में एड्रियाटिक सागर में गिरती है। अडीगे इटली का द्वितीय विशालतम नदी है। अडीगे भी एड्रियाटिक सागर में जो है जाकर गिर जाता है पो नदी के उत्तर में। प्रायद्वीपीय इटली में टाइबर नदी जिसकी लंबाई 405 किलोमीटर है रोम से प्रवाहित होती है और अन्य नदियों में ऑस्ट्रिया तथा आर्नो महत्वपूर्ण है। हिमानीकृत गार्डा झील जो हिमनद से उत्पन्न हुई है ये इटली की सबसे बड़ी झील है और इसका एरिया 370 वर्ग किलोमीटर है। मैग्योर झील तथा कोमो झील अन्य झीलें हैं। प्रायद्वीप की बृहत्तम झीलें याद रखिएगा, जो इस प्रायद्वीप की जो बृहत्तम झील है वो कौन कौन से हैं तो ट्रेसिमेनो और बोल्सेना। लंबी तट रेखा के सहारे अनेक मत्स्य पतन स्थित हैं जहां मत्स्य उत्पादन होता है। आल्प्स तथा ऊंची पर्वत श्रेणियों को छोड़कर इटली की जलवायु भूमध्य सागरीय है। रोम में जनवरी और जुलाई का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। देश के लगभग 25% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोणधारी वन और कम ऊंचाई पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस देश के 52% भूभाग पर कृषि की जाती है। पो नदी बेसिन को छोड़कर इसके अन्य भाग कम उपजाऊ हैं। गेहूं यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है और अन्य फसलों में मक्का तथा चारा मुख्य है। ठीक है। इटली खट्टे फलों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है जिसमें अंगूर, सेब, संतरा, नींबू, मौसमी आदि सम्मिलित हैं। इटली में गंधक और पारे के प्रचुर भंडार हैं। सार्डिनिया से कोयला और सिसिली से पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस निकाली जाती है और 1990 में अगर बात करें तो 1990 में दक्षिणी इटली में प्रवाहित होने वाली अग्गी नदी की घाटी में तेल के बड़े भंडार की खोज हुई जिसके कारण इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व काफी बढ़ गया। ठीक है। इटली में लौह इस्पात, मोटर गाड़ी, वस्त्र, सीमेंट, रसायन आदि उद्योग जो है विकसित रूप में है। रेशमी वस्त्र के उत्पादन में इटली यूरोप का अग्रणी देश है। मिलान, प्रोमो, त्यूरिन ये प्रमुख वस्त्र केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र नेवारा और वाइसेंजा है। पर्यटन इटली का महत्वपूर्ण उद्योग है। पो बेसिन में देश की 40% जनसंख्या संकेंद्रित है। आर्सो बेसिन, लिगुरिया के पूर्वी तट, कैंपानिया, कैटोनियन मैदान और सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में ये अधिक घनी आबादी वाले एरियाज हैं। रोम देश की राजधानी, रोम जो है इटली की राजधानी कहां पर है याद रखिएगा रोम है और यह एक प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र और औद्योगिक नगर भी है। इसे शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। बाल्कन देश के बारे में अगर बात करें तो बाल्कन देश में देखिए इसके अंतर्गत यूनान, पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के विघटन के पश्चात नवोदित देश और अल्बानिया। ये जो नवोदित देश हैं अगर इसके अंतर्गत अगर बात करें तो बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवानिया आता है। तो यूनान के बारे में अगर बात करें ग्रीस के बारे में तो यूनान मुख्य स्थल बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यूनान बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी एरियाज में या दक्षिणी भाग में जो स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,31,940 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में अल्बानिया, उत्तर पूर्व में मैसिडोनिया और बुल्गारिया स्थित है। सुदूर उत्तर पूर्व में तुर्की के साथ इसकी लघु सीमा निर्धारित होती है। इसके पश्चिमी तट पर आयोनियन सागर और पूर्वी तट पर एजियन सागर स्थित हैं।
एजियन तथा आयोनियन सागरों में 1500 से अधिक यूनानी द्वीप स्थित हैं। मुख्य स्थल के दक्षिण में भूमध्य सागर में विशाल कृत द्वीप स्थित है। 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 350 वर्षों तक यूनान तुर्कों के उस्मानिया साम्राज्य का भाग बना और 19 अगर बात करें तो याद रखिएगा 1822 में यूनान कई युद्धों के पश्चात स्वतंत्र हुआ। कोरिंथ की खाड़ी यूनान के जो यूनान है इसको दो भागों में बांटती है। कोरिंथ की खाड़ी उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग प्रायद्वीपीय यूनान कहलाता है और दक्षिणी भाग पोलोपोनेस या मोरिया प्रायद्वीप कहलाता है। यूनान का धरातल बहुत विषम है। कोरिंथ की खाड़ी है, कोरिंथ की खाड़ी के दक्षिण में पिंडस तथा पेलोपोनेस या मोरिया पर्वतीय प्रदेश तथा अगर बात करें तो याद रखिएगा देखिए इस खाड़ी के दक्षिण में अगर बात करें तो इस खाड़ी के दक्षिण में आर्कडियन पर्वत की गांठ स्थित है। प्रायद्वीपीय यूनान के उत्तर में मैसिडोनिया और थ्रेस मैदानी क्षेत्र हैं। देखिए अट्टिका के मैदान में देश की राजधानी और बंदरगाह नगर एथेंस स्थित है, ठीक है, एथेंस स्थित है। द्वीपीय यूनान के अनेक द्वीप स्थित हैं, ठीक है। स्थिति के अनुसार यूनान एक भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तट से दूर पर्वतीय भाग में समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ऊंचाई का जो प्रभाव है वो जलवायु पर पड़ता है। जो ऊंचाई है इसका जो इफेक्ट होता है वहां के जलवायु पर होता है। मैसिडोनिया में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। देश के 22% क्षेत्र पर वन, 40% क्षेत्र पर चरागाह फैला हुआ है। ऊंच ढालों पर पाइन और ओक तथा निम्न ढालों पर जैतून वृक्षों की प्रधानता है। यहाँ 98% जनसंख्या ऑर्थोडॉक्स धर्म का पालन करती है। एथेंस यूनान की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र है। सालोनिका व लारिस अन्य प्रमुख नगर हैं। अल्बानिया के बारे में अगर बात करें तो अल्बानिया यूरोप के छोटे देशों में से एक है। इसका एरिया जो है यानी जो क्षेत्र है या क्षेत्रफल है वो 28.7 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण पूर्व में यूनान, पूर्व में कोसोवो तथा मैसिडोनिया और उत्तर एवं पश्चिम में मोंटेनेग्रो स्थित है। पश्चिम में एड्रियाटिक सागर तथा आयोनियन सागर स्थित है। इसकी तट रेखा 360 किलोमीटर लंबी है। तिराना इस देश की राजधानी है। यह एक पर्वतीय देश है। अल्बानिया पर्वतीय देश है। इसके लगभग 3/4 क्षेत्र पर 300 मीटर से भी अधिक उच्च भूमियों का फैलाव है। इसकी पूर्वी सीमा है जो यूगोस्लाविया की जो सीमा है इस पर देश की सर्वोच्च चोटी माउंट कोरब स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है माउंट कोरब की 2761 मीटर है। ड्रिन यहाँ की सबसे लंबी नदी है और ओहरिड, रकोडर और प्रेस्पा प्रमुख झीलें हैं। तटीय निम्न भूमियों में प्रारूपिक भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। आंतरिक उच्च भूमियों में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। यहाँ दक्षिणी पूर्वी उच्च भूमियों में 76 सेंटीमीटर से लेकर उत्तरी तटीय मैदानों में जो उत्तरी तटीय मैदान है इसमें 203 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अल्बानिया खनिज संसाधनों में जो है धनी है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्रोमियम उत्पादक देश है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिटुमिनस कोयला, तांबा, लौह अयस्क, निकेल, खनिज लवण अन्य यहाँ पर उत्पादित खनिज हैं। अधिकांश आबादी देश के मध्यवर्ती पठारी भाग एवं बेसिनों में संकेंद्रित है। याद रखिएगा 90% जनसंख्या प्राचीन इलीरियन लोगों की वैराज प्रजाति बाल्कन प्रायद्वीप के प्राचीनतम निवासी हैं। इनकी वंशज हैं। अल्पसंख्यकों में ग्रीक और जेप्सी प्रमुख हैं। ड्यूरेस एवं कोर्से प्रमुख पतन तथा नगर हैं। याद रखिएगा। इसके बाद पोलैंड के बारे में अगर बात करें तो देखिए पोलैंड की सबसे बड़ी जनजाति पोलेनियन के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ। तो यहाँ की जो जनजाति है पोलियन। तो पोलैंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है पोलियन है। इनके नाम पर इसी पोलियन के नाम पर इस देश का नाम पोलैंड पड़ा। और इसका दक्षिण में कार्पेथियन पर्वत, उत्तर में बाल्टिक सागर तट और पश्चिम में ओडर नदी और पूरब में जो है बग नदी स्थित है। इसकी राजधानी पोलैंड की राजधानी वार्सा है। कार्पेथियन और सुडेटस पर्वत जो है कार्पेथियन पर्वत और सुडेटस पर्वत यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं जिनकी औसत ऊंचाई 2499 मीटर है। ओडर और विस्चूला यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। विस्चूला नदी देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है जबकि ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। ये दोनों नदियां बाल्टिक सागर में गिरती हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय शीतोष्ण प्रकार की है। वर्षा में 64 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है जबकि जोकोपेन पर्वत पर इससे जो दोगुनी वर्षा होती है। कहां पर? जोकोपेन पर्वत पर।
पोलैंड एक उर्वर मैदानी देश है। बाल्टिक तटीय पतनों से इसे जो है समुद्री व्यापार की सुविधा प्राप्त है और देश की 32% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगा हुआ है। पोलैंड की खनिज संपदा काफी विशाल है। यहाँ कोयले के विशाल भंडारों के अतिरिक्त लोहा, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता, गंधक आदि पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो गडांसक, गिडनिया तथा साजिसिन यहाँ के प्रमुख नगर और प्राकृतिक बंदरगाह हैं। यूक्रेन के बारे में अगर बात करें तो यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का घटक देश है, जिसका क्षेत्रफल 6,03,700 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर लगभग जो है स्थल रुद्ध स्थित है। काला सागर के तट पर स्थित बंदरगाह लगभग वर्ष भर खुले रहते हैं। इसे घेरते हुए 7 अन्य देश रूसी संघ, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा इसकी उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। सोवियत संघ का विघटन होने पर 1991 में यूक्रेन जो है स्वतंत्र देश बना। भौतिक स्वरूप की संरचना की दृष्टि से यह पूर्वी यूरोपीय मैदान का एक भाग है। इसके दक्षिण पश्चिम में कार्पेथियन श्रेणी विस्तृत है, फैला हुआ है, जिसका सर्वोच्च शिखर होवेरला, याद रखिएगा होवेरला है। इसकी ऊंचाई 2061 मीटर है। नीपर, डोनेट्स और दक्षिणी बग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो काला सागर में गिरती हैं। यूक्रेन के उत्तरी मैदान में दलदली भूमि का विस्तार है और यहाँ पे अनेक झील भी हैं जो वनों से घिरे हुए हैं। दक्षिण में काला सागर तट पर अर्ध शुष्क वृक्ष विहीन मैदान पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क वृक्ष विहीन मैदान दक्षिण में काला सागर तट पर। यहाँ उर्वर काली मिट्टियां कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी हैं। यहाँ विशेष रूप से गेहूं, सब्जी, फल, चारा फसलें उगाई जाती हैं। प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन के कारण यूक्रेन को सोवियत संघ का अन्न भंडार कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यूक्रेन खनिज संपन्न देश है। यहाँ पर डोनेट्स बेसिन में कोयले के प्रचुर भंडार स्थित हैं। साथ ही प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम के भी विशाल भंडार मिलते हैं। क्रिवाय रॉक क्षेत्र में लौह अयस्क के विशाल भंडार स्थित हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है। डोनेट्स, खरको, लिवोव अन्य प्रमुख नगर तथा ओडेसा प्रमुख पतन है। बेलारूस के बारे में अगर बात करें तो बेलारूस पूर्ववर्ती सोवियत संघ का घटक गणतंत्र रहा है। जो अगर बात करें तो जो बायलोरसिया कहलाता था। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका कुल क्षेत्रफल 2,07,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लाटविया है, पूरब में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड स्थित है। मिन्स्क इस देश की राजधानी है। बेलारूस सामान्यतः निम्न भूमि का क्षेत्र है। इसके उत्तर में रेतीली पहाड़ियां, दक्षिण में दलदली उर्वर भूमि जिसे कृषि योग्य बनाया गया है और देश में लगभग 11,000 झीलें हैं जिनसे होकर अनेक नौगम्य नदियां बहती हैं। देश के 30% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। लगभग 50% क्षेत्र पर खेती होता है। जौ, राई, आलू, चुकंदर और फ्लैक्स यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। बेलारूस में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। यहाँ पर पोटास, पेट्रोलियम, पीट कोयले के अल्प भंडार मिलते हैं। माल्डोवा के बारे में अगर बात करें तो माल्डोवा पूर्वी यूरोप का एक छोटा एवं लैंडलॉक कंट्री है जो काला सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 33,850 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में प्रुत नदी इसे रोमानिया से अलग करती है, अन्यथा यह पूर्णतः यूक्रेन से घिरा हुआ है। पूर्व में यह रूस के अधीन था, लेकिन अगस्त 1991 में यह स्वतंत्र हो गया। चिसिनाउ इस देश की राजधानी है जिसे फिसिन्यू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए माल्डोवा में स्टेपी वनस्पतियों की बहुलता है। काफी स्टेपी वनस्पतियां यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। यहाँ अनेक गहरी घाटियां और कंदराएं मिलती हैं। यह देश उर्वर भूमि और शीतोष्ण जलवायु के कारण पूर्व सोवियत संघ के अग्रणी खाद्यान्न उत्पादकों देशों में से ये एक है। माल्डोवा की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश की 34% श्रम शक्ति प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है, कृषि कार्यों में लगी हुई है। माल्डोवा में खनिजों के अल्प भंडार हैं। यहाँ ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल, गैस, कोयला के लिए जो है रूस से आयात पर निर्भर होना पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक कंट्री है जिसका कुल क्षेत्रफल 110.9 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके पूर्व में काला सागर, दक्षिण में टर्की एवं यूनान, उत्तर में रोमानिया, दक्षिण पश्चिम में मैसिडोनिया और उत्तर पश्चिम में सर्बिया स्थित है। लोकेशन याद रखिएगा। वर्तमान बुल्गारिया राज्य की स्थापना 1878 ईस्वी में हुई। सोफिया इस देश की राजधानी है। याद रखिए सोफिया बुल्गारिया की मतलब की राजधानी है। स्थलाकृति के आधार पर बुल्गारिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? तो डेन्यूब का पठार है, बाल्कन पर्वत है, मरित्सा नदी घाटी है और रोडोप पर्वत है।
बुल्गारिया के उत्तरी भाग में डेन्यूब का पठार विस्तृत है, या डेन्यूब का जो पठार है इसका विस्तार है। बाल्कन पर्वत रूस की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। बाल्कन प्रायद्वीप का उच्चतम भाग रोडोप पर्वत है जो बुल्गारिया एवं यूनान की प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करता है। मरित्सा नदी घाटी है, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देश का लगभग 50% क्षेत्र कृषि योग्य है, कृषि कार्य होते हैं। डेन्यूब का पठार और मरिस्सा घाटी यहाँ के प्रमुख कृषि प्रदेश है। इसी घाटी में सुप्रसिद्ध गुलाबों की घाटी स्थित है जो गुलाब का इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सोफिया, इसके बाद सोफिया जो है ये राजधानी है और ये सांस्कृतिक केंद्र भी है। इसके बाद है प्लोदीव ये वार्षिक विश्व औद्योगिक मेला नगर है। इसके बाद है वर्ना, ये काला सागर के तट पर स्थित है। इसके बाद है बुर्गास तथा रूजे यहाँ के प्रमुख नगर हैं। हंगरी के बारे में अगर बात करें तो हंगरी पूर्वी मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका कुल क्षेत्रफल 93,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में ऑस्ट्रिया, उत्तर पश्चिम में स्लोवाकिया, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में क्रोएशिया एवं सर्बिया स्थित है। वर्ष 1920 में यह एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है जो इस देश का सबसे बड़ा नगर है। हंगरी के भौतिक विभाग के बारे में अगर बात करें तो इसे 3 विभागों में विभाजित किया गया। ट्रांस डैन्यूब प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और विशाल मैदान। यहां उच्चतम पर्वत शिखर माउंट केकेस है। डैन्यूब, तिस्जा और द्रावा प्रमुख नदियां हैं। बालाटोन प्रमुख झील है। मध्यवर्ती यूरोप की यह विशालतम झील है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हंगरी की जलवायु हंगरी की जो मतलब की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, भूमध्य सागर, काला सागर और कार्पेथियन पर्वतों से प्रभावित होता है। जनवरी के महीनों में बुडापेस्ट का औसत तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर जो मई जुलाई के बीच होती है। और यहाँ ट्रांस डैन्यूबिया पर आर्द्रतम क्षेत्र जो है मिलता है। तो ट्रांस डैन्यूबिया आर्द्रतम क्षेत्र मिलता है। हंगरी में डैन्यूब की जलोढ़ मिट्टियां और लोयस के निक्षेप जनित मिट्टियां मिलती हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा मिट्टी पाई जाती है जो अंगूर के खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। देश की लगभग 2/3 कृषि यानी 66% कृषिगत भूमि पर सामूहिक फॉर्म, 27% पर राजकीय फॉर्म और 9% पर निजी फार्म तथा 1% भूमि पर अंगूर के बाग स्थित हैं। मक्का, चुकंदर, गेहूं, आलू और अंगूर यहाँ के प्रमुख उपज हैं। दूध और अंडे भी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। यहाँ पे दूध और अंडे का भी उत्पादन होता है। चेक गणराज्य के बारे में अगर बात करें तो देखिए जो चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य एक लैंडलॉक कंट्री है जो जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 78.8 हजार वर्ग किलोमीटर है। देश की राजधानी प्राग है। चेक और देखिए जो चेक और जो स्लोवाविक है, चेक और स्लाविक यहाँ की मतलब की राष्ट्रभाषाएं हैं। यहाँ का प्रमुख धर्म रोमन कैथोलिक है। देश के पश्चिमी भाग में बोहेमिया तथा मोराविया की उच्च भूमियां जो है स्थित हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर खुदेतेन और ओर पर्वत तथा पश्चिमी सीमा पर बोहेमियन वन और सुमावा पर्वत स्थित है। इस देश में कार्पेथियन पर्वत श्रेणी का विस्तार है जिसका सर्वोच्च शिखर गरलाच है। ऊंचाई 2663 मीटर है और यहाँ डैन्यूब, एल्ब और ओडर प्रमुख नदियां हैं। यहाँ सापेक्षतः शीतोष्ण जलवायु मिलती है जो सागरीय तथा महाद्वीपीय जलवायु का संक्रमण है। यहाँ तापमान तथा वर्ष में या जो तापमान जो है या वर्षा में काफी जो है वर्षों में विभिन्नताएं मिलती हैं। वर्ष भर में वार्षिक वर्षा 45 से कह सकते हैं 45 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है और यहाँ का जो तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं जो अधिकांशतः शकुनधारी और पर्णपाती प्रकार के हैं। इनमें स्प्रूस, फर, ओक, बीच, बर्च, लिंडेन आदि प्रमुख व्यावसायिक किस्में मिलती हैं। स्लोवाकिया मध्यवर्ती यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। यानी लैंडलॉक कंट्री का मतलब है इसका जो मुख्य भूमि है किसी जलीय सीमा से नहीं लगता है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है जो पोलैंड, यूक्रेन, चेक गणतंत्र, ऑस्ट्रिया और हंगरी से घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 49,000 वर्ग किलोमीटर है। स्लोवाकिया 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी ब्रटिस्लावा है। कहां पर है? ब्रटिस्लावा है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रटिस्लावा है
डेन्यूब नदी देश की प्रमुख नदी है जो हंगरी एवं स्लोवाकिया की सीमा बनाती है। यहाँ चूना पत्थर के धरातल पर विकसित स्थलाकृति, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट पर्यटन का विशेष आकर्षण है। गेहूं, जौ, जई, आलू, सब्जियां, फल यहाँ की मुख्य कृषि फसलें हैं। आर्मेनिया के बारे में अगर बात करें तो आर्मेनिया एक स्थल आबद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री और पर्वतीय देश है जिसका क्षेत्रफल 29,800 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, ईरान से घिरा हुआ है। एरोवान देश की राजधानी है। यह एक पर्वतीय देश है। आर्मेनिया पर्वतीय देश है। 90% भाग समुद्र तल से और 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। देश के अधिकांश भाग पर लघु कॉकेकस पर्वतों का विस्तार है। इसका धरातल अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, जिसके ऊपर ज्वालामुखियां तथा लावा के उच्च पठार, बिहड़, इन सभी का विस्तार है। विवर्तनिक रूप से यह सक्रिय प्रदेश है, जो इस तथ्य का सूचक है कि यहाँ पर्वत निर्माण प्रक्रिया जो है जारी है। अरारात नगर आर्मेनिया में स्थित है। अरारात नगर आर्मेनिया में है जबकि माउंट अरारात टर्की में है। इस पर्वतीय प्रदेश में स्थित सीवान झील समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो विश्व की बड़ी पर्वतीय झीलों में से एक है। आर्मेनिया में प्रधानतः स्टेपी वनस्पति मिलती हैं। सबसे ज्यादा स्टेपी वन माउंट अरारात के दक्षिण में स्थित अरारात के मैदान में कृषि की जाती है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, बक्साइट, मोल्बिडेनम, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। एरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। किरोवाकान तथा कुमैसी अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। अजरबैजान के बारे में अगर बात करें तो कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर कॉकेकस पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित यह एक स्थल आबद्ध देश है जिसका क्षेत्रफल 86,600 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक रूप से यह एशिया प्रायद्वीप का भाग है। इसके पश्चिम में आर्मेनिया, उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया, उत्तर में रूसी संघ और दक्षिण में ईरान स्थित है। 1991 तक यह भूतपूर्व सोवियत संघ का एक भाग था। महान कॉकेकस पर्वतों की श्रेणी रूस को अजरबैजान से अलग करते हुए बाकू तक फैला हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर बजरदुजु क्या है तो याद बजरदुजु दाग जिसकी ऊंचाई 4,466 मीटर है। तो बजरदुजु दाग नाम अजीब टाइप का है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद अजरबैजान के उत्तरी भाग में ऊंचे काफ पर्वत, मध्य भाग में स्टेपी घास के मैदान, दक्षिण पश्चिम में निचले काफ पर्वत स्थित है। कैस्पियन सागर की ओर यह झुका हुआ अबशेरोन प्रायद्वीप बाकू नगर तक फैला हुआ है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ लंबी गर्म शीत ऋतु, मृदु शीत ऋतु होती है। यहाँ सूखा पड़ता है। शुष्क निम्न प्रदेश में स्टेपी घास भूमियां, पर्वतों में वन और दक्षिण पूर्व में दलदल पाए जाते हैं। धरातल पर जलती हुई प्राकृतिक गैस के कारण इस क्षेत्र को शाश्वत अग्नि का देश कहा जाता था। बाकू अजरबैजान की राजधानी है तथा गांजा और सुमकैत के लिए ये मतलब कि काफी विख्यात है। यहाँ की ये प्रमुख नगर हैं। ये गांजा जो पीने वाला नहीं, गांजा एक नगर है यहाँ की। जॉर्जिया के बारे में अगर बात करें तो जॉर्जिया एक पर्वतीय देश है जो कॉकेकस पर्वत श्रेणी में स्थित काफ पर्वतीय क्षेत्र के तलहटी में काला सागर तट पर रूसी संघ और टर्की के बीच स्थित है। इसका जॉर्जिया का जो कुल क्षेत्रफल है 69,700 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण पूर्व में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थित है और तिब्लिसी इस देश की राजधानी है। तिब्लिसी यूनानी पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन सुनहरे ऊन के देश के रूप में मिलता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जॉर्जिया स्वतंत्र देश बना। इसके उत्तर में कॉकेकस पर्वत श्रेणी स्थित है जो रूस के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इसका सर्वोच्च शिखर गोरा काजबेक है। पश्चिम में काला सागर तटीय मैदान फैला हुआ है जिसमें खोलकीदा निम्न भूमि शामिल है। दक्षिण में लघु कॉकेकस का पूर्वी छोर जिसके शिखर एवं पठार तुर्की और आर्मेनिया तक फैले हुए हैं। मध्यवर्ती पठार जिसे अगर बात करें तो कर्तलिनियन मैदान, जो कर्तलिनियन मैदान जो है जहां जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी स्थित है, इसको कहा जाता है। उत्तर और दक्षिणी श्रेणियों को यह विभाजित करता है। इसके पूर्व में कुरा नदी अपनी सहायक नदियों सहित अनेक घाटियों में प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सघन वन मिलते हैं। जॉर्जिया एक कृषि प्रधान देश है। खाद्य प्रसंस्करण और शराब उत्पादन यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। जॉर्जिया के चैत्रा खान में विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज भंडार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोबाल्ट और वेनेडियम खनिज मिलते हैं, किंतु ऊर्जा के संसाधनों की बेहद कमी है। जॉर्जिया का पर्यटन उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में है।
इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में अफ्रीका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।